मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री को। और उसको हम लोग एक शॉर्ट के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को आगाज करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मैटर क्या होता है बेसिकली? मैटर बेसिकली एनीथिंग दैट occupy space and have mass। ये बेसिकली हमारे पास मैटर कहलाता है। अब मैटर यानी कोई भी चीज, अगर वो कोई मास हो और उसका कोई ना कोई वो स्पेस को, किसी ना किसी एरिया को वो कवर करे, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम लोग मैटर कहेंगे। यानी ये पेन भी मैटर है, ये आपके पास जो कॉपी है ये भी मैटर है, आप जिस फोन के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक मैटर ही है। लेकिन वो मैटर की आगे तीन टाइप्स है बुनियादी तौर पे। एक हमारे पास आ जाती है सॉलिड, फिर आ जाती है हमारे पास लिक्विड, और फिर हमारे पास आ जाते हैं गैस। अब सॉलिड हमारे पास ये भी मैटर की एक टाइप है, लिक्विड भी हमारे पास मैटर की एक टाइप है, और गैस भी हमारे पास एक टाइप है। अब ये याद रखना है, ये स्टेट ऑफ बेसिकली मैटर है। मैटर इन हालतों में पाया जाता है। अब सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए एक थ्योरी है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली क्या करती है? ये सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको वो एक्सप्लेन करती है, और उन्हीं के जरिए से हम लोग सॉलिड को, लिक्विड को और गैस के बारे में कुछ बुनियादी आरा कायम करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए, अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई पेन है, मेरे पास कोई गैस आप ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, मैं H2SO4 ले रहा हूं, मैं कोई भी दूसरा कोई भी मटेरियल ले सकता हूं। बेसिकली वो मेरे पास क्या होगा? वो मेरे पास या तो सॉलिड में फॉल करेगा, या लिक्विड में फॉल करेगा, या वो मेरे पास गैस में फॉल करेगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास, अगर आपको ये बुनियादी बात समझ आ गई है, अब आ जाते हैं हमारे पास एलिमेंट क्या होता है। अब आप क्या करें, आप कोई प्योर सब्सटेंस ले लें, ये वो सब्सटेंस होगा। अब ये सब्सटेंस याद रखें, ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे आप। यानी कि इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे किस में? किसी अदर सिंपल सब्सटेंस के अंदर इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये वो सब्सटेंस होगा जिसको आप जैसा पाएंगे वो वैसे ही होगा। यानी आप अगर इसको तकसीम करते जाएंगे, तकसीम दर तकसीम करते जाएंगे, ये आपके पास वही सिंपल जो है तो वो आपके पास सब्सटेंस रहेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ऑक्सीजन का एटम हो, मेरे पास कॉपर हो, मेरे पास आयरन हो, ये मेरे पास जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास सारे के सारे प्योर फॉर्म में होते हैं, और आप इनको सिंपल सब्सटेंस कह सकते हैं कि इसके बाद मजीद ये सब्सटेंस जो है तो किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर तकसीम नहीं हो सकते। एक बात, बुनियादी बात ये याद रखने लिए। अच्छा, अब अगर आपको ये बुनियादी बात समझ आ गई है, अब मैं मजीद आगे कुछ थोड़ी सी बात एक्सप्लेन करता हूँ एलिमेंट के बारे में ही। आजकल एलिमेंट की डिफिनेशन कैसे की जाती है? एलिमेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ऑल एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब क्या? पहले एलिमेंट को जब डिफाइन किया जाता था तो कहा जाता था कि ये सब्सटेंस वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस के अंदर तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसकी तकसीम कुछ, अब इसकी डिफिनेशन कुछ यूं की जाती है, कहा जाता है कि तमाम एटम, यानी एलिमेंट के तमाम एटम होंगे, और वो तमाम के तमाम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। मान लीजिए आप हाइड्रोजन ले लो। अब हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो आप हाइड्रोजन का कोई भी एटम उठा लो, मैं आइसोटॉप की बात नहीं कर रहा, मैं एटम की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन का आप कोई भी एटम उठा लो, चाहे आप इस अर्थ क्रस्ट से उठा लो, चाहे आप किसी और पॉइंट से उठा लो, लेकिन अब जब भी हाइड्रोजन का एटम उठाओगे तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। आप ऑक्सीजन को उठा लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास हमेशा 8 रहेगा। आपके पास क्लोरीन उठा लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास 17 रहेगा। आप कहीं से भी इसका एटम उठाओगे, यानी कि अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तो आपको क्या नजर आएगा? यानी प्योर फॉर्म ही होती है,
लेकिन आप कहोगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो चूंकि सेम है तो यही आपके पास एलिमेंट है। ये बुनियादी बात आपने याद रख लेनी है। अब क्या हो जाता है, जब आप क्या करते हो, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और इनको कंबाइन करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, उस चीज को हम लोग कहेंगे कि एक नेचुरल फोर्स होती है, और उस नेचुरल फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड्स, जो इंशाल्लाह हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या है। अच्छा, जब आप क्या करो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिला लो। जब आप लोग उनको मिलाओगे तो वो दो एलिमेंट्स आपस में किसी न किसी नेचुरल फोर्स की वजह से आपस में क्या होंगे, वो बांड बनाया होगा उन्होंने। अब जब उन्होंने बांड बनाया होगा तो उसके बाद वो एक मिल के एक नया मजमू हमें देंगे, उसका नाम हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड होता है। मिसाल के तौर पर CO2, हमारे पास कार्बन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम्स यहां पे शामिल हैं। तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड, एक नए मॉलिक्यूल को, एक नए सब्सटेंस को वजूद देते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है हमारे पास। अब ये बुनियादी बात आपने याद रख लेनी है। अब अगर आपने ये, आपको ये बात समझ आ गई है कि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ये बुनियादी बात याद रखनी है कि कंपाउंड क्या है, कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपके पास मिल जाए। अब आ जाते हैं हमारे पास मिक्सर क्या होता है। मिक्सर के बारे में समझने के लिए ये समझ लीजिए, मिक्सर को आप कैसे समझेंगे कि जब आपके पास टू और मोर देन टू सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं, जब आप लोग क्या करो, उनको आपस में मिलाओ। लेकिन ये याद रखना है कि इनमें से कोई भी सब्सटेंस होगा वो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा, बरकरार रखेगा, उसको वो क्या करेगा, रिटेन करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हवा देख लीजिए, एयर। अब इस एयर के अंदर आपको मुख्तलिफ गैसेस मिलती हैं, नाइट्रोजन गैस भी मिलती है, ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, क्या नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीजन की क्या कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे कोई असर पड़ता है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है? नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ता। जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है और एनवायरनमेंट में, वो कोई असर नहीं डालती, यानी कि उसकी अपनी जो इंडिविजुअल कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है वो बरकरार रह रही है। इसी तरह नाइट्रोजन की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, वो भी बरकरार रही है। लिहाजा मिक्सर को एक बात याद रख लेनी है, ये एक इम्प्योर होता है। ये एक समझ लेना है कि मिक्सर इम्प्योर होता है। अब इस इम्प्योर का मतलब क्या है? इम्प्योर का मतलब, कुछ बच्चे जब इम्प्योर का लफ्ज सुनते हैं वो समझते हैं कि अच्छा ये किसी डर्टी सब्सटेंस की तरफ इशारा किया जा रहा है। नहीं, इम्प्योर का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल जो है तो सब्सटेंसेस की इन्वॉल्वमेंट है। जब मल्टीपल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो, लेकिन हर एक सब्सटेंस अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन रख सके, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बरकरार रखे, तो याद रख लें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। अब मिक्सर की कुछ टाइप्स। मिक्सर में एक आ जाता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सर। अब होमोजीनियस मिक्सर में का मतलब क्या है, आप किसी बीकर के अंदर मान लीजिए साल्ट, NaCl और प्लस वाटर ले रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो फिल सर्कल बना रहा हूं, छोटे छोटे डॉट्स, मान लीजिए ये मेरे पास साल्ट के एटम्स है या साल्ट का कंपाउंड है, साल्ट के मॉलिक्यूल है। और मान लीजिए ये मेरे पास ये जो सर्कल मैं कर रहा हूं, ये मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है। अब मैं क्या करूं, मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं, और आप अगर गौर से देखो, आपको हर एक रो में आपको एक दो तीन चार चार आपको साल्ट के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और आपको तीन आपके पास कौन से वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। आप हर एक तरतीब को देख लो, चार चार और फिर चार, फिर तीन तीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि साल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है किसी एरिया के अंदर। ऐसे मिक्सर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं।
अब इसे मिक्सर क्यों कहा, मैं दोबारा बता रहा हूं कि साल्ट और वाटर को मैंने आपस में मिक्स किया। अब लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये इस तरह मिक्स हुए हैं कि इसमें जो प्रोपोर्शन है, यानी कि जो प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो रेशियो है, यानी कि अगर मैं रेशियो निकालूं NaCl और वाटर की जो रेशियो में अगर निकालूं, तो हर एक रो में अगर आप पहली रो देखो तो पहली रो में NaCl के 4 मालिक्यूल है, और पहली रो में ही आपको NaCl वाटर के जो मालिक्यूल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 3। दूसरी रो को देख लीजिए, वहां पे भी 4, फिर 3। तीसरी रो को देख लीजिए, 4 और फिर 3। इसका मतलब यह है कि रेशो आपके पास कांस्टेंट है, और इसी चीज से आप लोग होमोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या है बेसिकली, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है कि जिसमें बेसिकली जो आपके पास सब्सटेंसेस होती है, जो सब्सटेंस होते हैं आपके पास, उनकी सब्सटेंसेस, उनकी जो प्रोपोर्शन होती है वो सेम नहीं होती, प्रोपोर्शनली वो सेम नहीं होते। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर मैं इस बीकर के अंदर मान लीजिए ले लूं जी, साल्ट ले लूं, या मैं सैंड ले लूं, या मैं स्टोन ले लूं, और मैं दूसरी तरफ मैं वाटर ले लूं। अब मैं मान लीजिए ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक एक करके स्टोन डालना स्टार्ट किया। तो आपको मालूम है कि स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो बॉटम में जाके जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये मान लीजिए ये वो स्टोन है। अब अगर आप गौर करो तो स्टोन की ज्यादातर कंसंट्रेशन कहां पे है, वो है बॉटम पे, और वाटर जो फ्रीली ज्यादातर जहां पे मौजूद है वो है टॉप पे। इसका मतलब ये हुआ, कि ऊपर वाली सरफेस पे आपके पास वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है, और नीचे आपके पास जो बॉटम है वहां पे स्टोन हो गया या सैंड वगैरह, उसकी कंसंट्रेशन आपको ज्यादा मिल रही है। अब इसका मतलब ये प्रोपोर्शन आपके पास इररिलेवेंट बन जाएगी, आपके पास खराब बन जाएगी। कैसे, जरा ये समझिएगा। अगर मैं मान लीजिए इनको रो में तकसीम करूं, तो आपको पहली रो में क्या कोई स्टोन का कोई पार्टिकल्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन आपको टोटल टोटल कौन से मिल रहे हैं पार्टिकल, आपको वाटर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं वाटर के पार्टिकल मेरे पास 4 है, और मेरे पास स्टोन क्या है, 0 है। दूसरी रो में भी यही केस है, सिनेरियो ये है। लेकिन तीसरी रो में आप गौर से देखो, 4 वाटर के ही मालिक्यूल है, लेकिन मेरे पास स्टोन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 3। और जो आपके पास, अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तीसरी रो, अगर आप फोर्थ रो, लास्ट रो को देखो, तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल 4 है, लेकिन वहां पे स्टोन की कंसंट्रेशन कितनी होगी है, वो आपके पास होगी है 5। अब आप रेशो को देखो, रेशो वेरी कर रही है, 4-0 4-0 4-3 4-5। इसका मतलब ये है कि प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, इसी को हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। थोड़ी सी समरी में कर देता हूं। एलिमेंट, मैटर क्या है, सबसे पहले मैटर बेसिकली वो सब मैटर जो चीज स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसका कोई वजन हो, वो आपके पास मैटर है। आपके पास एलिमेंट क्या है कि वो कोई प्योर सब्सटेंस होता है जिसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसकी जो नई डिफिनेशन है वो ये है कि बेसिकली इसके तमाम जो एलिमेंट्स के जो तमाम एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। फिर उसके बाद आपके पास कंपाउंड, जब आप 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिलाओ और वो एलिमेंट्स आपस में किसी खास प्रोपोर्शंस में भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर, ये मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे दोबारा बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक कंपाउंड है, तो इसके लिए एक शर्त ये है कि कार्बन का आपके पास एक एटम होना चाहिए, और रेशियो में आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। तो ये खास प्रोपोर्शन में आपस में मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको मिक्सर एक्सप्लेन किया कि मिक्सर ये एक इम्प्योर सब्सटेंस ही होता है, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करते हैं। फिर उसके बाद होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, ये आपके पास कुछ बुनियादी बातें हैं। इन अभी तक के लिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और फिर आ जाता है हमारे पास मास नंबर क्या है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पे आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको आपके पास आ जाएगा, जो जहां पे मैंने एटॉमिक नंबर को बड़े डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया था और उसकी तमाम बुनियादी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक मैटर है, और उस मैटर में मैं कोई भी मैटर ले लूं, चाहे आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, वो सॉलिड एलिमेंट से मिलकर बनता है,
और एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, एटम ही होते हैं। ये इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी मेटल हो तो अगर आप उसके डीप डाउन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक एटम मिलेगा। उसके बिल्कुल बॉटम पे जाओगे तो आपको, अगर आप उसको तकसीम करना शुरू करो, उसको हटाना शुरू करो, उसके पार्टिकल्स को देखना शुरू करो, तो जो आपको सबसे नीचे जो जाके एक निचले दर्जे का जो सबसे छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा वो होगा आपके पास एटम। अब ये एटम की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें। आपके पास जो एटम होता है बुनियादी तौर पे अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूं तो उसके दो पार्ट हैं। एक उसका होता है सेंट्रल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और एक उसका सराउंडिंग पार्ट होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं शेल कहते हैं, या हम लोग उन्हें कहते हैं ऑर्बिट। अब इस एटम के अंदर फर्दर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स या जर्रात मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली दो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, दूसरे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, और तीसरा जो शेल है उस शेल के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है इस पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मैं इसको लिख रहा हूं 0, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एटम जो नेचुरली वो होता है न्यूट्रल, और एटम आपको ये समझना है एटम नेचुरली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि याद रखना है क्योंकि उसके जो एटम के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मतलब क्या, अगर किसी एटम के अंदर 12 प्रोटॉन है तो उसी के अंदर मौजूद होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स भी, और ये 12 प्रोटॉन जो प्लस चार्ज अपने साथ ला रहे हैं उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स भी ला रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जब कैंसिल आउट कर देते हैं तो एटम पे चार्ज कौन सा आ जाता है, एटम पे चार्ज आ जाता है न्यूट्रल। अब इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि अगर प्रोटॉन की बात हो रही है तो उसका मतलब यह है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉनों की तादाद, और अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है तो उसका मतलब यह है कि एटम के शेल के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उनको बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अब एटॉमिक नंबर क्या है बेसिकली, एटॉमिक नंबर किसी एटम के अंदर, मैं किसी एटम की बात कर रहा हूं, किसी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन या उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। अब मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन आता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन वगैरह मौजूद नहीं है, और उसके शेल के अंदर पहला शेल है और उस शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसलिए याद रखें इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 कहलाता है। ये बात, बुनियादी बात आपने याद रखनी है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर बेसिकली आपको किसी एटम के अंदर प्रोटॉन या उसके शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद के नाम को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है जेड से। अब मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट दिया जाएगा एक्स, आपसे कहा जाएगा कि बताएं एटॉमिक नंबर को लिखा कहा जाता है उस एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन में, तो याद रखें इस एटम की इस रिप्रेजेंटेशन की दो पार्ट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट जो टॉप पे होता है, और एक होता है जो बॉटम में जिसे हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो आप क्या करते हो, आप किसी एटम के एटॉमिक नंबर को उसके सबस्क्रिप्ट में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन ही ले लीजिए या क्लोरीन ले लीजिए, कोई भी आप एटम ले लीजिए, तो उसके सबस्क्रिप्ट में बेसिकली क्या किया जाता है, उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बुनियादी बात आपने याद रखनी है। अब यहां पे सवाल आता है, एग्जाम में सवाल आता है, सर अगर मेरे पास हाइड्रोजन का आयन हो, मेरे पास क्लोराइड का आयन दिया हो, मेरे पास हीलियम का आयन दिया हो, या मेरे पास मैग्नीशियम का आयन दिया हो, या मेरे पास ऑक्सीजन का आयन दिया हो, मेरे पास कोई भी आयनिक आयन दिया हो, कोई भी एटम ना दिया हो बल्कि मुझे दिया हो आयन, तो क्या सर मैं आयन के लिए भी एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन लिख सकता हूं? नहीं, कभी भी नहीं आप लिख सकते। आप सिर्फ और सिर्फ किसी न्यूट्रल एटम पे जिसपे कोई चार्ज वगैरह मौजूद ना हो, जो आयन ना बना हो, जिसने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को ना तो लॉस किया हो ना गेन किया हो, इसके अलावा कोई होगा तो आप उसके लिए याद रख लीजिए, उसके लिए आप कर सकते हैं कि जिसने ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हो ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो। आप इनके अलावा इस तरह के काम किसी अगर एटम ने किया हुआ है तो याद रखिए आप उसके लिए एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते। एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन किसके लिए डिफाइन होती है? कोई न्यूट्रल एटम के लिए डिफाइन होती है कि जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद में बराबरी हो, वहां पे मौजूद है।
ये आपने बुनियादी बात याद रखनी है, एटॉमिक नंबर के बारे में आपने ये बुनियादी बात याद रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है मास नंबर। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास मास नंबर। इसके बारे में मैं आपको तमाम मेरे स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए, मास नंबर को जब भी आप सुने तो आपके जहन में एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। बेसिकली मास नंबर आपको क्या कहता है? मास नंबर सिर्फ और सिर्फ तादाद है, नंबर है। ये तादाद को है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये मिकदार को रिप्रेजेंट करता है। किस मिकदार को? ये उन पार्टिकल्स की मिकदार को रिप्रेजेंट करता है जो किसी एटम का मास बनाते हैं। बस इतनी सी बुनियादी बात आपने समझ ली। मतलब क्या? आपसे कहे कि क्लोरीन का मास नंबर हमारे पास है 35, पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लोरीन का कोई मास होगा। क्लोरीन के किसी एक एटम को ले लें, उस एटम का मास नंबर 35 है, उसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 17 है, बल्कि मान क्या लीजिए मौजूद है 17। तो अब आपसे अगर कोई कहे कि यार इसके मास नंबर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्लोरीन के किसी एक एटम का वजन तो होगा, क्योंकि ये मैटर में काउंट होता है। तो मैटर क्या चीज थी कि जिसका कोई वजन होगा और जो कि स्पेस घेरेगी, किसी न किसी जगह को घेरेगी। अब आप खुद सोचो, मास नंबर बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर सिर्फ आपको यह बताता है कि किसी एटम का वजन बनाने, इस एटम का कोई ना कोई वजन होगा, उसको बनाने में कितने पार्टिकल्स ने हिस्सा डाला है, उसके पार्टिकल्स का काउंट कितना है, उसका नंबर कितना है। ये बेसिकली आपको मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपके पास ऐसे होती है। इसको लिखा कहा जाता है, आप देख सकते हैं मैंने टॉप पे लिखा है, यानी मैंने किसी एटम की रिप्रेजेंटेशन में सुपरस्क्रिप्ट के पॉइंट पे इनको मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है या इसको लिखा जाता है। ये आपने बुनियादी बात याद रखनी है। अब मुझे ये तो पता चल गया, प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर से पता चल जाती है, यानी Z से। मुझे ये भी पता चल गया कि मैं मास नंबर से मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की मुकम्मल तादाद को भी क्या कर सकता हूं, मालूम कर सकता हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैं अगर ये फाइंड करने हो, मुझे ये फाइंड करना हो कि अगर मुझसे पूछा जाए कि बताएं कि फला एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला यह है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, माइनस, उससे आप माइनस करोगे ये वेरी सॉरी, आप क्या करोगे, बेसिकली मास नंबर होता है, ये याद रखना है। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए क्या करते हो, आप मास नंबर से माइनस करते हो, किसको? एटॉमिक नंबर को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अब मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन का मास नंबर है 35 और मेरे पास जो उसका एटॉमिक नंबर है वो है मेरे पास 17। अब जरा गौर से देख लीजिए तो मेरे पास कितना बनता है, मेरे पास जो मास नंबर बनता है वो मेरे पास आ जाता है 18। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है क्लोरीन के उस एटम में जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और जिसका मास नंबर 35 है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं वो है आपके पास 18। सिमिलरली मेरे पास हीलियम का एटम है। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और इसका जो मास नंबर है वो आपके पास है 4। अब आपसे कोई पूछे कि आप इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, तो आप इसके मास नंबर से इसके एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आप क्या करोगे, A माइनस Z। ए मेरे पास कितना है, यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर मेरे पास कितना है 4, उसमें से आप माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को, वो मेरे पास कितना है 2। आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपके पास अब हीलियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं आपके पास, वो आ जाते हैं आपके पास 2। ये आपने बुनियादी बातें हैं जो आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में आपने याद रखनी है को। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। वो है टॉपिक हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। बुनियादी बात समझिएगा, मैं देखा है मैंने कि जब भी बच्चों को ये टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है तो वो कंफ्यूजिंग लुक देते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि इसमें बात क्या समझाई जा रही है। मैं आपको टुकड़ों में ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये टॉपिक इंतहाई मजेदार है क्योंकि इस टॉपिक में जो बुनियादी कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल हो। अब मान लीजिए मैंने 2 kg
शुगर ले लिए, या मैंने 2 kg ग्लूकोज ले लिया है। अब 2 kg मेरे पास मेजरमेंटल है, मैं इसको मेजर कर सकता हूं, मैं इसको देख भी सकता हूं, मैं इसको पैमाइश भी कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि अच्छा इसकी मिकदार इतनी है। लेकिन अगर मैं क्या कहूं, आपसे कहूं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और आपके पास 6 ऑक्सीजन है। अब आप एक काम करो, मुझे एक कार्बन एटम का मास ला के दो, कि कार्बन का जो एक एटम है उसका मास कितना है। अच्छा, ये एक बात, इससे ये तो एक हो गया एक बुनियादी बात। क्या मैं कोई बंदा मुझे एक एटम का वजन या पैमाइश करके दे सकता है स्प्रिंग बैलेंस पे? ये जो आप देखते हो जब आप दुकान पे जाते हो या क्रॉकरी की स्टोर पे जाते हो, तो जब आप सामान लेने जाते हो तो वहां पे वो मेजरमेंट बैलेंस है, वो फिजिकल बैलेंस होता है। तो क्या उस पे आप एक एटम को रख के मेजर कर सकते हो? कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग कभी भी डायरेक्टली किसी एटम का वजन कर सकें। एक बुनियादी बात समझिए। फिर आप जहन में एक सवाल आएगा, सर आप कह रहे हैं कि किसी एक एटम का वजन करें, लेकिन किसी एक एटम में अगर गौर से देखा जाए तो उस एटम में तो सर आपने बताया था कि उस एटम में तो प्रोटॉन भी होते हैं, उस एटम में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो असल में तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो किसी एटम का वजन बनाते हैं। तो फिर सर ये बताएं कि इस एक प्रोटॉन का वजन कितना होगा, इस एक प्रोटॉन का मास भी तो मालूम करना है, या इस एक न्यूट्रॉन का मास भी तो आपने मालूम करके हमें देना है। अगर आप हमें किसी तरह न्यूट्रॉन का मास या प्रोटॉन का मास मालूम कर ले, हम उनके पार्टिकल्स के मास के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग एक एटम का मास ले आएंगे। एक तरीका ये है, मैं आपके सामने कुछ बुनियादी पहले कंसेप्ट ला रहा हूं ताकि आप बुनियादी सवालात समझें कि आप इन टॉपिक्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं। मेटर है, मेटर की कोई अमाउंट दी गई है जो फिजिकली स्प्रिंग बैलेंस पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि उस पूरे मेटर के अंदर आप क्या करो, अच्छा, तो जो यहां पे बुनियादी बात थी ना उसको समझ लीजिए कि अगर एक एटम का मास क्या है तो ये फाइंड करना जो फिजिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, इसको आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर एक एटम में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है, इसको मालूम करना भी, ये भी एक कंसेप्ट आपके सामने होना चाहिए। जब ये दो बातें आपको समझ आ गई, पहली बात कि एक एटम का मास मालूम करना है, और फिर एक एटम के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, तो फिर उसका मास भी मालूम करना है। अब जरा इस टॉपिक को समझिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले प्रॉब्लम यह थी कि मैंने किसी एक एटम का मास मालूम करना है, तो पता है उसको कैसे मालूम किया गया? उसको ऐसे मालूम किया गया कि किसी एक एटम का मास ले लिया गया और उसको कंपेयर किया गया, उसका मुआवजा किया गया, कंपैरिजन किया गया किसी नॉन एटम के साथ, और वो नॉन एटम था हमारे पास कार्बन। तो कार्बन के मास के साथ बेसिकली क्या किया गया, कंपेयर करके किसी दूसरे अननोन एटम का मास मालूम कर लिया गया। इसे बेसिकली कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। पहली बात, अब रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन क्या है? कहा जाता है मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि किसी एक एलिमेंट का मास। अब वो जाहिर बात है किसी एक एटम का ही लिया जाएगा। अच्छा, एक बात, रिलेटिव टू दी मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन का वो आइसोटोप आपने आपके सामने लिया गया है जिसका मास नंबर क्या है, 12। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्या किया गया, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन के वो एटम जिसका मास नंबर 12 हो, उसका वजन कितना होगा, उसका मास कितना हो, तो उसका मास है 12 AMU। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन के एक एटम के अंदर मास नंबर के एतबार से अगर आप देखो तो मास नंबर के एतबार से इसके अंदर 12 छोटी छोटी यूनिट्स हैं। अब आ जाओ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यह है उस एक यूनिट का मास कितना है। एक यूनिट से मुराद क्या है, एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है। इसको मालूम करने के कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी अननोन एटम का कार्बन के एटम के साथ मास को कंपेयर करके मालूम करना। फिर किसी एक
उस कार्बन एटम के अंदर मौजूद जो 12 छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनमें से एक यूनिट का मास मालूम करना, इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये आपने बुनियादी बातें याद रखनी है। अब इसलिए हमारे पास जो 1 AMU आता है, तो 1 AMU को हम फिर कैसे लिखते हैं? हम लोग 1 AMU को लिखते हैं मास ऑफ 1 C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। इसके जरिए से आप मालूम कर सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट का मास कितना होता है। ये आपने बुनियादी बातें याद रखनी है एटॉमिक मास यूनिट के हवाले से और रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से। इसके अलावा जो इसमें बुनियादी कंसेप्ट वगैरह हैं कि अगर आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप किस तरह मालूम करेंगे, तो वो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। ये मैं एक इसको कंक्लूड कर रहा हूं। बेसिकली इन वीडियोस का जो बुनियादी मकसद है कि आपको कुछ बुनियादी आइडियाज हो जाए, फिर जब आप इनको एक दफा गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो हमारे पास एक बात याद रखनी है, वो है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या है? पहले यह समझ लीजिए केमिकल फार्मूला क्या होता है। आप किसी कंपाउंड को किसी रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखते हो और उस रिप्रेजेंटेशन में कुछ बुनियादी चीजें आप हासिल करने की कोशिश करते हो। एक, आप ये बताने की कोशिश करते हो कि उस एटम में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या है, मतलब उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एटम शामिल है, और साथ में आप ये बताते हो कि कंपोजिशन रेशियो क्या चल रही है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास H2O है, मेरे पास वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? H2O। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, यानी हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की शमूलियत होती है। दूसरे, कंपोजिशन रेशियो क्या कि मुराद ये है कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो आपके पास एक वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ये है केमिकल फार्मूला। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली आपको क्या दिखाता है कि वो आपको दिखाता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, मेरे पास है H2O, मेरे पास है CO2, मेरे पास है H2O2, मेरे पास है NO2। अब ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ये मेरे पास ग्लूकोज है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये मेरे पास मुख्तलिफ जो गैसेज है या मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास कोई कंपाउंड्स है। तो ये कंपाउंड्स बेसिकली इनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, अगर आप उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन ही मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन ही मिलेंगे और आपको 6 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या दिखाता है? वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम दिखाता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर। फिर आ जाता है आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली आपको क्या करता है? एम्पेरिकल फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल है। वो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल के देता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है कि आपके पास अगर मान लीजिए C6H12O6, यही ग्लूकोज का जो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर आप इसको क्या करो, एक ऐसे नंबर पे इसके जो मौजूद सबस्क्रिप्ट में जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि जो बेसिकली एटॉमिक नंबर नहीं, बेसिकली जो नंबर ऑफ एटम्स है, अगर आप इनको ऐसे नंबर पे डिवाइड करो कि ये तमाम डिवीजन हो सके, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखिए मजीद भी ये हो सकता है, तो आप इसको मजीद क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो अब आपके पास आ जाता है CH2O। अब ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपके पास आई है, ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करती है होता है। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।